हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। सो हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका ये थर्ड पार्ट है। जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था जो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में हमने डिटेल में जाना था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिफाइनिंग फीचर्स या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट ही होंगी। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफाइनिंग फीचर्स defining features of living organism of living organisms. ऑलराइट, तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उसमें आ रहा था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें आते हैं मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग बींग्स को डिस्क्राइब करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, या फिर अगर हम सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर बहुत से काम हो रहे होंगे। भाई कोई भी सेल है उसको एनर्जी भी चाहिए है, उसको फूड भी चाहिए है ना, उसको सारे फंक्शंस करने हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सारी ही रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि एक दो कोई केमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही होती है। अब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं, क्या इसमें कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके? चलिए मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी में होता क्या है, या तो किसी चीज की सिंथेसिस हो रही होगी, कुछ बन रहा होगा, या तो फिर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो पहली रिएक्शन जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना या सिंथेसिस होना। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ऑलराइट, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, इस चीज को हम अगर समझें तो हमारे पास में जैसे डीएनए है, कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का डीएनए का। अब डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जब कभी भी रिक्वायर्ड होती है तो डीएनए क्या करता है? आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इस आरएनए से फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन होती है फंक्शनल फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोटीन बन रही है बॉडी में, तो ये हो गई एक प्रकार की रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो वो होती है कैटाबोलिज्म। जो दूसरी रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। पहली है एनाबोलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? बिल्डिंग अप रिएक्शंस। बिल्डिंग अप रिएक्शंस, जहां पे किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इसको हम बोल देते हैं बिल्डिंग ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। और दूसरी है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, तो कोई चीज अगर बन रही है तो बच्चों ब्रेकडाउन भी तो होता होगा। जो ब्रेकडाउन हो रहा होता है उसको बोला जाता है कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या है? ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस। ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा होता है। क्या कोई भी मुझे एग्जाम्पल बताएगा इसका क्या हो सकता है? तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चों हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमने पार्टिकल्स के फॉर्म में खा लिया, वहां पे सारे बड़े बड़े से मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। तो उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को हमें ब्रेक डाउन करना होता है, हम तोड़ते हैं तभी तो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो डाइजेशन की रिएक्शन हो रही होती है वो होती है कैटाबोलिज्म की रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सारी ही केमिकल रिएक्शंस, और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बेसिकली दो प्रकार से हो रही होती है, जिसको कि हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में जानते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब ये देखते हैं
मेटाबॉलिज्म जो है, क्या हम इसको बॉडी से बाहर कर सकते हैं? अब आप ये बताइए कि ये जो मेटाबॉलिज्म है, क्या इस रिएक्शन को हमेशा ही बॉडी की ज़रूरत होती है? क्या बॉडी के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसा है क्या कुछ? तो बच्चों ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनको इन विट्रो परफॉर्म किया जा सकता है। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर या फिर सेल के बाहर। सो दीज कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी या फिर आउटसाइड द सेल। और बच्चों हम इसको बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती हैं शरीर के बाहर भी कराई जा सकती हैं। अब ये जो सिस्टम है इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम, क्योंकि अब यहाँ पे बॉडी नहीं है तो इसको हम सेल फ्री सिस्टम भी बोल देते हैं। ओके, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे आती है, जरा ये बताइए कि कोई भी रिएक्शन आपने यहाँ पे लैब में करवाई, कोई भी प्रॉपर रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये आपका इन विट्रो है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन क्या लिविंग रिएक्शन है जो आप बॉडी के बाहर करा सकते हैं? तो ये ऑब्वियसली लिविंग रिएक्शन है, अगर आप करा रहे हैं तो लिविंग रिएक्शन हो सकती है। लेकिन क्या ये जो सेटअप है ये सेटअप लिविंग है? तो ये सेटअप लिविंग नहीं है। सेटअप जो होगा वो नॉन लिविंग होगा। सेटअप इज नॉन लिविंग। जस्ट अ सेकेंड, सेटअप कैसा है? सेटअप है नॉन लिविंग। तो जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होंगी उनका सेटअप भी लिविंग होता है, लेकिन इनका जो सेटअप है वो लिविंग नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा बच्चों, हमने इसको बोला है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि होता क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई ना कोई रिएक्शन तो हो ही रही होगी, चाहे ब्रेक डाउन हो रहा हो, चाहे उसमें किसी चीज की सिंथेसिस हो रही हो। इसीलिए ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने का मतलब है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म। जैसे कि ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। तो पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस। ऑलराइट बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हमारी दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जिसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब ये कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? ये है डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी ये प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? अच्छा अब आप ये बताइए मुझे, एक कोई ये ह्यूमन है, ठीक है, गंदा सा ह्यूमन मैंने बनाया, कंसीडर प्लीज, और ये एक पहाड़ है। तो ये ह्यूमन कैसे? सेल से बना हुआ है, या फिर आप बैक्टीरिया ले लो छोटा सा, कैसे है? सेल से बना हुआ है। लेकिन ये माउंटेन है, क्या ये सेल का बना हुआ है? ये इसकी भी तो ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन ये सेल्स का बना हुआ नहीं होता। यहाँ पे हमें सेल्स नहीं देखने को मिलती हैं। इसलिए होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी लिविंग है तो वहां पे सेल्स तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल का हो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल का नहीं हो सकता। इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि जो भी लिविंग होगा उसके अंदर सेल्स तो प्रेजेंट होंगी ही। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स all living organisms are made up of cells। इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, सेल क्या है बच्चों? सेल क्या है? सेल हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन तभी है अगर सेल है। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा अब ये बेसिक यूनिट तो है, ये कैसी हो सकती है? तो ये जो सेल्स होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार से डिवाइड की जा सकती हैं। या तो यूनिसेलुलर हो सकती है,
जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है उसके पास एक ही सेल है, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर। अब कोई एग्जांपल किसी को याद है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर का एग्जांपल? तो यूनिसेलुलर में जैसे बच्चों हमारे बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है इनका, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, एनसीईआरटी की ही लाइन है। और मल्टी सेलुलर में सब आ जाते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद है ये समझ में आया कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ की हर एक फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही होगा, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जिसका कि नाम है कॉन्सियसनेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉन्सियसनेस। बच्चों, कॉन्सियसनेस होता है, कॉन्सियसनेस को ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी अगर स्टिमुलस आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है वही होती है कॉन्सियसनेस, और ये भी है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये जो कॉन्सियसनेस है ये सभी में प्रेजेंट ही होगी बच्चों, कोई भी हो उसको रिस्पॉन्स तो करना पड़ता है ना। कोई भी बाहर से चेंजेस होते हैं, कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, एसिड है, बेस है, इन सब चीजों का फर्क तो पड़ता है। और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने वातावरण को सेंस कर सकते हैं, और जो भी चेंज हो रहे हैं वातावरण में उनको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया। तो एक लाइन में लिखती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑल लिविंग organisms can sense and respond। अगर सेंस करेंगे तो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तो सेंस भी कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, किस लिए? टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं या जो वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल बताइएगा हमें, क्या कॉन्सियसनेस प्लांट्स में प्रेजेंट होती है या एनिमल्स में होती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स हमें दोनों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग है। और प्लांट्स कैसे शो करते हैं? क्या आपने देखा है कभी सूरजमुखी का पौधा क्या करता है? सनफ्लावर क्या करता है? जैसे जैसे ये पौधा है, जिधर जिधर सन जाएगा उधर उधर ही ये मूव करता रहता है, सन की डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये लाइट के लिए सेंसिटिविटी शो कर रहा है, लाइट के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये लाइट के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, लाइट के अलावा और किस चीज के लिए हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है? तो बच्चों होता क्या है, हमें लाइट के अलावा वाटर के लिए भी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है प्लांट्स का। लाइट है, वाटर है, इसके अलावा टेम्परेचर, ये सारी इनके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, केमिकल है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, उनके लिए भी ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। और ये हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में बच्चों सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो कि बहुत सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है कॉन्सियसनेस में ही, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सियसनेस। कोई मुझे इसका मतलब बताएगा या कोई स्पेशल कमेंट्स करना चाहेगा सेल्फ कॉन्सियसनेस के बारे में? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है हमारा ये सेल्फ कॉन्सियसनेस का लफड़ा। तो बच्चों हमारे जो ह्यूमंस हैं, जो हम लोग हैं, तो हमारे अंदर ये एक कुछ कह सकते हैं कि एक रहता है कि हम अपने बारे में जाने, हम अपना छोड़ो हम दूसरे के बारे में भी बहुत जानते हैं ना। तो जो ह्यूमंस होते हैं बेसिकली स्पेसिफिकली ये प्रॉपर्टी उन्हीं में पाई जाती है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपने बारे में जानते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सियसनेस। ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में जानना ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पॉसिबल है। क्योंकि और भाई किसी को नहीं पड़ी है दिन दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे अंदर कैसे चल रहा है, किसी प्लांट को नहीं पड़ी है कि वो जाके देखे
कि हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, लेकिन हाँ, ह्यूमन्स को ज़रूर पड़ी है कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, हम ज़रूर जानेंगे। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है स्पेसिफिकली ये ह्यूमन्स में ही प्रेज़ेंट होती है, ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ओके बच्चों, ये तो बात हमने कर ली, लेकिन एक बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जैसे एक पर्सन है, एनी पर्सन, और वो है कोमा में, ये पर्सन कोमा में है, तो ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? बताइए। देखिए, कोमा में होने का मतलब है कि ये ब्रेन डेड है, इसका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, दिस इज ब्रेन डेड। ये ब्रेन डेड है, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे मेरा पेन टैब मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे काम करना बंद कर दिया है। तो जैसे कोई ब्रेन डेड है, तो अब वो कोमा में है, तो क्या है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये चीज़ का यहाँ पे इश्यू आ गया, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो आप बताइए ये क्या होगा, ये लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा? तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलरेडी कोमा में है, तो इसको ना लिविंग में रखा जा सकता है, ना नॉन लिविंग में रखा जा सकता है। इसीलिए ये जो पर्सन होता है, इसको हम एक ऐसा पर्सन कंसीडर करते हैं जो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है ना? तो ये डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम कॉन्शियसनेस के आधार पे क्या बोल सकते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ये क्या है, मोस्ट डिफाइनिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम मोस्ट डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में जान लेना, बहुत सी प्रोसेसेस को जान लेना, तो इसीलिए इसको हम सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर भी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस जो होती है बच्चों, ऐसा नहीं, मैंने एक वर्ड बोला कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो एक्सक्लूसिव है कि वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है ये सभी में प्रेजेंट होती है, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ह्यूमन हो। सो दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द लाइफ फॉर्म, प्रेजेंट इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, जीवन की जितनी भी प्रकार हैं उनमें सब में हमें ये देखने को मिलेगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बहुत सारे चेंजेस को सेंस कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तो रहे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग बींग्स के, जो हमने पढ़े। इसके अलावा भी बच्चों होते हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन है, जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़िया एज होती है उनकी, फिर धीरे धीरे वो मर जाते हैं। इन बिटवीन जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट करने के लिए वो एडाप्टेशंस भी करते हैं, कुछ कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स हैं एक जैसे नहीं होते, तो उनके बीच में डिफरेंसेस भी आते हैं, और साथ ही साथ में इनके अंदर होम्योस्टैसिस की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करके रख सकते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है कि बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें मूवमेंट भी देखा जाता है, वो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल मूवमेंट जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं या ब्लड है, वो मूवमेंट होता है। एक्सटर्नल मूवमेंट जैसे कि चलना फिरना है, वॉकिंग है, बेंडिंग है, एक्सेट्रा, ये कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से इन फीचर्स के बारे में पता चला होगा, आपने समझा होगा। कोई डाउट है देन लेट मी नो। और हाँ, अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी नॉमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, और आज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।